नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये एक पूरी एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन होगी जो हमारे सोर्स मटेरियल पर आधारित है। चलिए मिलकर समझते हैं उन सभी जरूरी बातों को जो परीक्षा के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो ठीक है, इस मास्टर क्लास में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे इसकी खोज और टाइमलाइन से, फिर इसकी ज्योग्राफी और जबरदस्त टाउन प्लानिंग को देखेंगे। उसके बाद इकोनॉमी, कल्चर और फिर चलेंगे कुछ मेजर साइट्स के टूर पर। और हाँ, आखिर में वो जरूरी एग्जाम ट्रैप्स भी देखेंगे जहां अक्सर गलतियां होती हैं। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, समझते हैं कि आखिर इस इनक्रेडिबल सभ्यता की खोज किसने की और ये फली फूली कब, इसका सुनहरा दौर कौन सा था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। देखिए, कमाल की बात यह है कि इसकी खोज तो दयाराम साहनी ने 1921 में की, लेकिन ये सभ्यता असल में कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की थी। मतलब हजारों साल पहले ये मौजूद थी। इसे आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक काल में रखा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी लिखी हुई लिपि तो है हमारे पास, पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग तरीके से इसकी उम्र का पता लगाने पर थोड़े अलग अलग नतीजे मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि सभ्यता का जो सबसे विकसित दौर था, जिसे मैच्योर हड़प्पन पीरियड कहते हैं, वो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का। यही वो वक्त था जब इनके बड़े बड़े शहर अपने चरम पर थे। हाँ, तो ये एक बहुत ही जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। ये लोग कांस्य यानी ब्रॉन्ज के मास्टर थे, लेकिन लोहे के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लोहे का इस्तेमाल तो बहुत बाद में वैदिक काल में शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब जब हमने टाइमलाइन समझ ली है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये सभ्यता फैली कहाँ कहाँ तक थी, इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या था और इनके शहर दिखते कैसे थे। इस मैप को देखिए, ये सभ्यता कितनी विशाल थी। इसका इलाका उत्तर में आज के मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक और पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका गिंडोर तक फैला हुआ था। मतलब ये अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ कुछ और दिलचस्प फैक्ट्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो इस सभ्यता का आकार एक त्रिकोण जैसा था। और हाँ, आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा साइट्स गुजरात में मिली हैं। एक और बात जहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है, पूरी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट मोहनजोदड़ो है, लेकिन अगर भारत में सबसे बड़ी साइट की बात करें तो वो राखीगढ़ी है। शायद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रभावशाली चीजों में से एक थी उनकी टाउन प्लानिंग। एकदम कमाल की। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्रीज के एंगल पर, मतलब समकोण पर काटती थीं। इसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और तो और उनके पास मैनहोल के साथ एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। ज्यादातर शहरों का एक कॉमन पैटर्न था, एक ऊंचा हिस्सा जिसे सिटाडेल कहते हैं और एक निचला शहर। माना जाता है कि सिटाडेल में शासक वर्ग रहता होगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, चन्हूदड़ो। ये वो इकलौता बड़ा शहर था जहां कोई सिटाडेल नहीं था। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पर एक सवाल और है, इन इतने एडवांस शहरों में रहने वाले लोग खाते क्या थे, अपना गुजारा कैसे करते थे? चलिए अब उनकी अर्थव्यवस्था के इंजन पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल हमें उनके एग्रीकल्चर के बारे में बताती है। देखिए, पुरातत्वविदों को कालीबंगा में जुते हुए खेतों के सबूत मिले हैं, बनावली में मिट्टी के हल का मॉडल मिला है और लोथल में तो चावल के दाने भी मिले हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो बहुत कुशल किसान थे। लेकिन वो सिर्फ किसान नहीं थे, वो बहुत बड़े व्यापारी भी थे। हमें ऐसे सबूत मिले हैं जो दिखाते हैं कि वो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे, जो उस वक्त की एक और महान सभ्यता थी। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में सिंधु घाटी के इलाके को शायद मेलुहा के नाम से जाना जाता था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां सिक्के यानी करेंसी थी ही नहीं। सारा का सारा व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर चलता था। लेकिन इसे ठीक से चलाने के लिए उन्हें वजन और माप की एक स्टैंडर्ड प्रणाली की जरूरत थी, और वो उनके पास थी। ये दिखाता है कि उनका व्यापार कितना संगठित था। अच्छा, अब उनके आर्थिक जीवन से आगे बढ़कर उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन को समझते हैं। उनकी मान्यताएं क्या थीं, उनकी रहस्यमयी लिपि कैसी थी और उनकी कला कैसी दिखती थी। ये देखिए, ये सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक है, पशुपति मुहर।
इस पर जो आकृति बनी है वो हिंदू देवता शिव के एक शुरुआती रूप की याद दिलाती है, जिसे प्रोटो शिवा भी कहते हैं। वे मातृ देवी की भी पूजा करते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमें कोई मंदिर नहीं मिला, एक भी नहीं। और फिर आती है उनकी लिपि, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। ये एक बहुत ही अनोखे स्टाइल में लिखी जाती थी, जिसे बाउस्ट्रोफेडिन कहते हैं। मतलब पहली लाइन दाएं से बाएं तो अगली लाइन बाएं से दाएं, बिल्कुल वैसे जैसे खेत में हल चलता है ना कमाल? तो चलिए अब हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण शहरों का एक फटाफट टूर करते हैं और देखते हैं कि हर एक साइट को क्या चीज खास बनाती है। ये एक बेहतरीन ओवरव्यू है। यहाँ मुख्य शहर, वो किस नदी के किनारे बसे थे और उन्हें खोजने वाले कौन थे, ये सब एक जगह पर है। एग्जाम में मैचिंग वाले सवालों के लिए ये एक बहुत काम की चीट शीट है। मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला, सबसे बड़े शहरों में से एक था। यहीं पर हमें ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार मिलता है, जिसका इस्तेमाल शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। और हाँ, वो डांसिंग गर्ल की मशहूर कांस्य मूर्ति भी यहीं से मिली है। अब इन दो अनोखे शहरों को देखते हैं। एक तरफ है धौलावीरा, जो अपने 3 स्तरीय शहर की बनावट और जबरदस्त वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मशहूर है। तो वहीं दूसरी तरफ है कालीबंगा, जिसका मतलब है काली चूड़ियाँ, और ये अपनी अग्निवेदियों के लिए जाना जाता है। और यहाँ हम उनके इंडस्ट्रियल सेंटर्स को देखते हैं। लोथल एक पोर्ट सिटी थी, जहाँ एक शानदार मानव निर्मित डॉकयार्ड था, जबकि चन्हूदड़ो एक तरह से फैक्ट्री टाउन था, जो खास तौर पर मनके बनाने के लिए जाना जाता था। ये दिखाता है कि उनकी सभ्यता में कितनी स्पेशलाइजेशन थी। चलिए अब अंत में कुछ आम गलतफहमियों और उन छोटी छोटी डिटेल्स पर नजर डालते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन जो अक्सर परीक्षा में फंसा देती हैं। अब यहाँ पूरा ध्यान देना है, ये वो बारीकियां हैं जो बहुत मायने रखती हैं। जैसे याद रखिए, हड़प्पा शहर सिंधु नदी के किनारे नहीं बल्कि रावी नदी के किनारे था। ये एक कॉमन मिस्टेक है। और उनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न यानी एक सिंग वाला जानवर मिलता है, लेकिन गाय, शेर या घोड़ा ये बिल्कुल नहीं मिलते। ये डिटेल्स बहुत ही जरूरी हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, उनकी इतनी जबरदस्त शहरी योजना और व्यापार के बावजूद उनकी लिपि की चुप्पी का मतलब है कि इस महान सभ्यता की असली आवाज, उनके विचार, उनकी कहानियां शायद हमेशा के लिए हमसे गुम हो चुकी हैं।